नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम ईस्ट इंडिया कंपनी और जोधपुर के मध्य संपन्न हुई 1818 की संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेवाड़, मारवाड़ और कोटा की 3 संधियों का अध्ययन आपके सिलेबस की विषय वस्तु है। मेवाड़ के साथ की जाने वाली संधि के व्याख्यान में हम इन संधियों की पृष्ठभूमि और उनके कारणों का विवेचन कर चुके हैं। अब मारवाड़ तथा कोटा के संधियों का अध्ययन करते समय हम मुख्य रूप से उनके साथ की गई संधियों के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि राजपूताना के राज्यों के साथ की गई संधियों के कारण भी सामान्य हैं और प्रावधान भी एक दूसरे के समान है। केवल कुछ विभिन्नताओं के मद्देनजर किसी राज्य के साथ संपन्न किए जाने वाली संधि के प्रावधानों में अंतर हो सकता है। वो अंतर उनके साथ तय की गई खिराज की राशि के संबंध में हो सकता है, या जैसा कि मेवाड़ के राज्य के अंतर्गत हमने देखा, कुछ राज्य जो मेवाड़ के कथनानुसार दूसरे राज्यों के द्वारा हस्तगत कर लिए गए थे और जिन्हें पुनः प्राप्त करवाने का निवेदन महाराणा की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को किया गया था, जैसे विशेष प्रावधानों में देखा जा सकता है। हम ये देखेंगे कि मारवाड़ के राज्य के साथ किए जाने वाले प्रावधान क्या क्या थे। 1811 से मेवाड़ दिल्ली के रेजिडेंट मेटकाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत स्थित सरकार को राजपूताना के राज्यों को संरक्षण में लेने का अपील कर रहे थे, लेकिन कंपनी इस समय हस्तक्षेप की नीति का पालन कर रही थी। फलस्वरूप उन्हें संधियों के दायरे में लेना संभव नहीं था। ये वो राजपूत राज्य थे जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही कंपनी का संरक्षणात्मक सहयोग प्राप्त करने के लिए आतुर थे। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में संपन्न हो पाया, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सर्वप्रमुख शक्ति बनाना चाहता था और पिंडारियों का दमन करने के नाम पर उसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल से इसकी अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। इसलिए जब तक पिंडारियों का दमन हो पाता, उतने ही समय में वह इन राज्यों के साथ संधियां भी संपन्न करने वाला था। अन्यथा संभव था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा दी गई यह अनुमति वापस ले ली जाती। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में राजपूताना के राज्यों के साथ यह संधियां हुई, जिसमें मारवाड़ भी एक था। मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह ने सर्वप्रथम 1786 में ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद की याचना की थी। 1790 ईस्वी में उन्होंने संधि का एक प्रस्ताव लॉर्ड कॉर्नवालिस को रखा था, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस हस्तक्षेप की नीति के पक्षधर थे। इसलिए 1786 से 1793, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, संधि का संपन्न हो पाना संभव नहीं था। कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। उसके पश्चात वेलेजली 1798 से 1805 ने सहायक संधि करने की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन वेलेजली की नीति को ही पलट दिए जाने के कारण 1803-4 के दौर में
अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर के राज्यों के साथ की गई संधियों को 1805 ईस्वी में पलट दिया गया। संधियां अप्रभावी कर दी गई। यह जॉर्ज बार्लो के द्वारा किया गया। जॉर्ज बार्लो के बाद लॉर्ड मिंटो भी, जो 1813 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, हस्तक्षेप की नीति के प्रतिपादक थे। इसलिए 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के उपरांत ही राजपूताना के राज्यों के साथ संधियां करने का माहौल फिर से बना और 1818 ईस्वी में मराठा तथा पिंडारी प्रश्न को लेकर राजपूत राज्यों की सहायता प्राप्त करने के तर्क के नीचे कंपनी को भारत की सर्वप्रमुख सत्ता बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा के कार्य का अनुसरण करने में लॉर्ड हेस्टिंग्स सफल हुआ और राजपूताना के राज्य के साथ संधियां संपन्न हुई। मारवाड़ के राज्य के साथ जो संधि संपन्न की गई, उसके प्रावधानों को हम बिंदु दर बिंदु देख लेते हैं। इन प्रावधानों में दूसरे राज्यों के साथ कुछ सामान्य प्रावधान हैं। जो विशेष प्रावधान होंगे वो किसी राज्य के संदर्भ में गौर करने के लायक होंगे। वो ही उस संधि की उस विशेष राज्य के संदर्भ में विभिन्नता को भी दर्शाएंगे। मारवाड़ के साथ हुई संधि का प्रथम प्रावधान दोनों के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा मानसिंह, जिसके साथ यह संधि संपन्न हुई थी, दोनों के मध्य पीढ़ी दर पीढ़ी मित्रता, सहयोग और स्वार्थों की एकता बनी रहेगी। एक के मित्र दूसरे के मित्र, एक के शत्रु दूसरे के शत्रु समझे जाएंगे। दूसरा बिंदु, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जोधपुर के राज्य और लोगों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लेती है। तीसरा बिंदु, महाराजा मानसिंह और उनके आने वाले वंशज और उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्वीकार करेंगे, उनकी अधीनता में सहयोग करेंगे, दूसरे राज्यों के साथ किसी प्रकार के संबंध नहीं रखेंगे। चौथा बिंदु, जोधपुर के महाराजा और उनके वंशज किसी दूसरे राज्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को बताए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना किसी प्रकार की संधि अथवा समझौता नहीं करेंगे, लेकिन वे दूसरे राज्यों के साथ उनके मित्रतापूर्ण संबंध जो पूर्व से चले आ रहे हैं का संचालन कर सकेंगे। अगला बिंदु, जोधपुर के महाराजा और उनके वंशज, आने वाले उत्तराधिकारी किसी राज्य के ऊपर आक्रामक कार्यवाहियां नहीं करेंगे और यदि किसी राज्य के साथ उनका विवाद है तो उसे मध्यस्थता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपुर्द करेंगे और उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे। अगला बिंदु, अब तक खिराज की जो मात्रा मराठा सरदार सिंधिया को दी जाती रही थी और जिसका विस्तृत ब्यौरा इस संधि के साथ संलग्न है, अब से भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा और इस संबंध में सिंधिया और मारवाड़ के राज्य के साथ अब तक चलता आ रहा व्यवहार खत्म हो जाएगा। अगला बिंदु, जैसा कि जोधपुर के महाराजा ने कहा कि सिंधिया के अलावा वे किसी और को खिराज नहीं देते हैं, इसलिए और क्योंकि वह खिराज अब ब्रिटिश सरकार को देने लगे हैं, इसलिए सिंधिया अथवा किसी अन्य की तरफ से अगर कर का कोई दावा प्रस्तुत किया जाएगा तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी।
जोधपुर के राजा महाराजा मानसिंह 1500 घुड़सवारों के साथ ब्रिटिश सरकार की मदद करेंगे आवश्यकता के समय, और जब कभी आवश्यकता होगी राज्य के आंतरिक मामलों का संचालन करने के लिए पर्याप्त सेना रखकर शेष सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके इच्छानुसार किसी भी कार्य किसी भी मोर्चे पर लगाने के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अगला बिंदु, महाराजा और उनके वंशज अपने राज्य मारवाड़ के संपूर्ण संपूर्ण शासक बने रहेंगे और ब्रिटिश सरकार का उनके मामलों में दखलंदाजी करने का कोई इरादा नहीं है। ये संधि की धाराएं थी जो बिल्कुल सामान्य धाराएं हैं। इस संधि में कुल 10 प्रावधान थे। इन पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ तथा जोधपुर के राज्य की तरफ से व्यास कृष्णाराम और व्यास अभयराम के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली में इस संधि को संपन्न किया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा महाराजा मानसिंह और महाराजा मानसिंह के बीच संपन्न हुई इस संधि में युवराज महाराज छत्र कुमार दोनों के द्वारा इसको अप्रूव किया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर और जनरल ऑफ बंगाल के द्वारा और जोधपुर की तरफ से महाराजा मानसिंह और युवराज महाराज कुमार छत्र सिंह के द्वारा इस संधि को मान्यता प्रदान की जानी थी। इसके लिखे जाने के 6 दिनों के भीतर गवर्नर जनरल ने इसे 16 जनवरी 1818 को पारित कर दिया और इस प्रकार जोधपुर के राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य भी संधि संपन्न हो गई और राजपूताना का एक बड़ा राज्य जोधपुर भी ब्रिटिश संरक्षण में चला गया। इसके प्रावधान उसी तरह के थे जो अन्य राज्यों के साथ संपन्न किए गए थे और जोधपुर का राज्य भी उसी प्रारब्ध का शिकार होने वाला था जिसके राजपूताना के अन्य राज्य शिकार होने वाले थे। संधि में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिए जाने के बावजूद संधि के पश्चात आने वाले वर्षों में मारवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप लगातार बने रहे, जिसके कारण राजा की प्रभुसत्ता का निरंतर हनन हुआ, उसकी सत्ता में कमी आई और वे ईस्ट इंडिया कंपनी की उस बृहत्तर पॉलिसी के अंतर्गत चलते रहे जो उन्हें देसी रियासतों के द्वारा उनके द्वारा देसी रियासतों के प्रति अपनाई जानी थी। यह नीति 1813 से 1857 तक अधीनस्थ अलगाव की नीति। इसी नीति के अंतर्गत राजपूत राज्यों के साथ संधियां की गई। 1857 से 1805 तक अधीनस्थ एकीकरण की नीति, जबकि इन राजपूत राज्यों के प्रशासन में अधिकाधिक हस्तक्षेप करके इन्हें ब्रिटिश ढांचे के राज्य बनाने की कोशिश की गई, जिसके फलस्वरूप राजाओं की सत्ता का उल्लंघन होना तो एक बिंदु था, यहाँ के सामंत और यहाँ की प्रजा तथा यहाँ के आदिवासियों के अधिकारों का भी हनन हुआ और वो निरंतर शोषण के शिकार होते गए। इनके फलस्वरूप यहाँ पर आदिवासियों, किसानों, उसके पश्चात प्रजामंडल आंदोलन हुए जिन्होंने राजनीतिक सत्ता में जनता की भागीदारी की मांग की। इस बढ़ते हुए जन आंदोलनों का सहारा लेकर भारत की ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति बदली। 1905 से 1947 तक अधीनस्थ सहयोग की नीति का पालन किया गया,
जिसमें राजाओं को ढीला छोड़ दिया गया ताकि न केवल ब्रिटिश भारत में चलने वाले जन आंदोलनों का सामना किया जा सके, वरन देसी रियासतों में पनपने वाले आंदोलनों का भी दमन हो सके। और इस प्रकार भारत से ब्रिटिश सत्ता के पलायन के समय राजपूत राज्य अपनी सत्ता के लिए सदैव ब्रिटिश सत्ता पर ही अवलंबित थे। उन्होंने यहाँ की जनता तथा यहाँ के राज्यों के बीच विरोधाभास उत्पन्न किए तथा देसी रियासतों और ब्रिटिश भारत के मध्य भी विरोधाभास उत्पन्न किए। भारत को सत्ता हस्तांतरित करते समय देसी रियासतों की प्रभुसत्ता भारत की आने वाली देसी सरकार को न देकर, अंतरिम सरकार को न देकर इन्हें सुपुर्द कर दी गई, जिससे भारत के टुकड़े टुकड़े होने का संकट उत्पन्न हो गया। यद्यपि यहाँ की जनता के दबाव को देखते हुए तथा भारत के आने वाले राजनीतिक नेतृत्व की कुशलता के कारण न केवल समस्त देसी रियासतों का एकीकरण किया जा सका, वरन राजस्थान की देसी रियासतों का एकीकरण भी राजस्थान राज्य के रूप में किया जा सका, जिसे भारतीय संघ का एक अंग बनाया गया। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश सत्ता के द्वारा अपनाई जाने वाली नीति अपने साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से प्रेरित थी। उन साम्राज्यवादी आकांक्षाओं में राजपूताना के राज्यों को भी बह जाना पड़ा, क्योंकि वे अपने मामलों का संचालन खुद करने में समर्थ नहीं थे और भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा ब्रिटिश ताज के चंगुल में ही फंसे रहे। धन्यवाद।